अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और मैं हूं आपके साथ हिरजा खान और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, कल का दिन मुल्तान में पीडीएम का जनाब जलसा हुआ। मुल्तान वो मुल्क, वो शहर जहां पे सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना पॉजिटिविटी आ रही थी। अब से चंद दिन पहले तक पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए, सिर्फ अगर पंजाब के हवाले से बात की जाए, लेकिन कल मुल्तान में जलसे की इजाजत ना मिलने के बावजूद घंटाघर चौक पे जलसा हुआ। और जलसा अगर देखा जाए तो जिस तरह का इमरजेंसी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया गया था उसके हवाले, उसके हिसाब से मेरे ख्याल में ठीक ठाक जलसा हो गया। बिल्कुल। और साथ ही साथ कल दो साबिक वज़राए आज़म की बेटियां हाथों में हाथ डाले नजर आई, जिस पर बड़ी तनकीद भी देखने में आई सोशल मीडिया पर कि मौरूसी सियासत का कल्चर जो है पाकिस्तान से जा नहीं रहा है। बड़ा आम है, अगर माँ नहीं है तो बेटा आएगा, बेटा नहीं है तो बहन, बहन नहीं तो भाई, नहीं तो बाप, मतलब ये खानदान के अंदर ही सारी सियासत चलती रहती है। जी, ये अब इस पे तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़े अरसे से एक बड़ा अपना नैरेटिव बना के खड़े हुए हैं और उस नैरेटिव को बड़ी पजीराई भी है अवाम में। लेकिन जनाब कल आसफा भुट्टो जब मैदान में आई तो उसके बाद मैंने देखा सोशल मीडिया पे बड़े मिले जुले तासुरात थे। लोग उनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शबाहत जो है वो देख रहे थे और ये मामला जनाब आगे बढ़ रहा था। खैर ये भी बताते चलें कि सिर्फ मामला आज यहाँ तक नहीं होगा, हम और भी इशू से बात करेंगे, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे गैस का प्रेशर कम हो गया, वहाँ पे भी बातचीत ज़रूर की जाएगी। जलसे के हवाले से पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली क्या रही वो भी बात की जाएगी। लेकिन इर्जा, सारी बातें यहीं बता देंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्तान जलसे में पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो की एंट्री। लिबास और तर्ज गुफ्तगू की बेनजीर भुट्टो से मुशाबहत नजर आई। हुकूमत का कहना है कि जलसों से कुछ भी बदलने वाला नहीं। मुल्क में सर्दियों के दस्तक देते ही सुई गैस नायाब हो गई। घरों के चूल्हे तो ठंडे हो ही रहे थे, कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर। गैस के कम प्रेशर ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। आजकल सुबह होते ही खातून खानों को पहली फिक्र खाना पकाने की होती है। अगर आप पंजाब के सयाहती मकामात की सैर करना चाहते हैं तो आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पंजाब टूरिज्म ऐप ने आपकी ये मुश्किल हल कर दी है। इस ऐप के जरिए 511 सयाहती मकामात की मालूमात एक क्लिक पर आपकी मुट्ठी में। जनाब सबसे पहले बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पीडीएम के जलसे की, जो कि होना तो मुल्तान में स्टेडियम में था, लेकिन स्टेडियम की जानिब से जनाब इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने अपना सियासी मैदान बनाया घंटाघर चौक को। बिल्कुल। और मुल्क में जारी मौरूसी सियासत का तूती बोल रहा था। माँ के बाद बेटा, बाप नहीं तो बेटी और भाई नहीं तो बहन, नारा जमहूरियत का, लेकिन खानदानी राज है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी तनकीद भी इस पर हमें सोशल मीडिया पर भी देखने में नजर आई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कोरोना में मुब्तला थे, जिसके बाद 53वें यौम तासीस के मौके पर आसिफा भुट्टो ने क़यादत की पीपल्स पार्टी की। जी जनाब, और इस जलसे में होने वाली मेज़बानी असूली तौर पे, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का जलसा था, इसकी जलसे की मेज़बानी में जो है वो आसिफा भुट्टो ने की। और आसिफा भुट्टो जो है वो वहाँ अपने बिल्कुल वालदा के अंदाज में आई। उसी तरह उन्होंने एक मुल्तानी शॉल ओढ़ी हुई थी, उसी तरह उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था। और जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो उनकी आवाज़ और उनका अंदाज भी जो है वो बिल्कुल उनकी वालिदा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद दिला रहा था। और उसमें जो क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में सियासत एक जहाँ पे एक पैशन है वहाँ पे एक रोमांस का नाम भी है। और जो वोटर होता है वो अपने लीडर के को बड़ा आइडियलाइज करके, बड़ा विजुलाइज करके चलता है। और ये मामला हमें हर सियासी क़यादत में देखने में नज़र आता है। आप देखते हैं कोई एक सियासी क़यादत मशहूर होती है तो लोग उसका, जो उसके पार्टी के दीगर लोग हैं वो उसका अंदाज़ अपना लेते हैं। तो कल ये मामला हमने आसिफा भुट्टो में देखा, जिन्होंने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का अंदाज़ अपनाया। कल जलसे में उन्होंने क्या कहा, तकरीर क्या थी उनकी, वो आपको सुनवाते हैं। इलेक्टेड के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़ा तादाद में यहाँ जमा हुए, आपने आज अपना फैसला दे दिया है। इस सिलेक्टेड को अब जाना होगा। इनको लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे,
कि हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मिशन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों को पूरा करेंगे। अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सेलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। तो आसिफा भुट्टो ने खिताब किया, उनकी सियासी एंट्री थी ये पहली, लेकिन साथ साथ मरियम नवाज ने भी खिताब किया और वो भी बड़े एग्रेसिव मूड में थी और हुकूमत पर गरजती बरसती हमें दिखाई दी। उन्होंने क्या कहा कल के जलसे में, वो भी देखते हैं। ये इतना बुज़दिल है, कोरोना के पीछे छुप रहा है। ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। कितना समझदार कोरोना है, पहले पूछता है पीडीएम का जलसा है तो मैं अंदर आ जाऊं, हुकूमती जलसा है तो मैं बाहर से वापस चला जाऊं। पाकिस्तान के सबसे बड़े वायरस का नाम इमरान खान। अवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। इमरान खान वही है ना जिसने आपसे जनूबी पंजाब का वादा किया था। तुम्हारा जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा भी एक फ्रॉड था। ये डर लगा रहता है कि खुदा न खास्ता पेशावर में कोई हादसा ना हो जाए। वही अनाड़ी पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है, पाकिस्तान की बस चला रहा है। दो सेलेक्टर्स मिलकर बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही है। मरियम नवाज कल के जलसे में बड़े एग्रेसिव मोड में थी और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान जो कि बाकी क़यादत के मुकाबले में निस्बतन पहले पहुंच गए थे और बाद में उन्हें अपने ट्रक से फिर अपोजिशन के ट्रक पे आना पड़ा क्योंकि साउंड सिस्टम उनके ट्रक पे मौजूद नहीं था। बड़ा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था। मौलाना फजलुर रहमान अपने एग्रेशन में, रवायती एग्रेशन में नजर आए जिसका इजहार वो बड़े अरसे से करते आए हैं। साथ ही उन्होंने सिर्फ 12 दिन के वक्फे से लाहौर में जलसों का ऐलान कर दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। मुल्क में जुमे को भी मुजाहरे होंगे, इतवार को भी मुजाहरे होंगे। आज हमने मुल्क की सियासत के हर मसले से इमरान को लाताल्लुक कर दिया है, सिर्फ डंडा दिखाया है। दुम दबाकर भाग गए, ये इनकी औकात है। चुल्लू पर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो कि कोरोना में मुब्तला हैं और आइसोलेशन में हैं, वो जलसे में शरीक तो नहीं हुए लेकिन उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्तान की गलियों में आज जमहूरियत के लिए और कठपुतली राज के खिलाफ एक रेफरेंडम था। हमारा अगला स्टॉप लाहौर है। जी जनाब, और इस हवाले से वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि ये लोग किस्सा पारीना बन चुके हैं, पाकिस्तान बदल चुका है, मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी बन चुके हैं। अफसोस का दिन होगा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के लिए। उनका यौम तासीस पे स्टेज पे वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कि उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। आज उनकी पार्टी कौमी पार्टी से सुकड़कर एक इलाकाई जमात बन गई है। जो तकारीर की गई उसमें इतना झूठ बोला गया कि साथ की एक इमारत में आग लग गई। और जनाब ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने पाकिस्तान में सियासी कल्चर और मौरूसी सियासत की दिलचस्प अल्फाज में वजाहत की। उन्होंने क्या कहा वो भी देखते हैं। पॉलिटिकल एक्टर्स मैदान में आते हैं, जब भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की अगर साहबजादी मार्केट में मैदान में आएंगी, जलसे पे आएंगी, तो ज़ाहिर है उसका एक अपना चार्म और अपनी अट्रैक्शन होगी। वो कि मैं इस मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ ज़ाती तौर पे। मैं अभी देख रहा था इस जलसे में, इससे पहले देखें आपने हम किस तरह इस मुल्क की पॉलिटिक्स को चलाना चाहते हैं, इसका फैसला भी इस मुल्क की लीडरशिप को भी करना है, इस मुल्क के लोगों को भी करना है। सिर्फ किनशिप की वजह से, सिर्फ ब्लड की वजह से किसी के पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि आप सीधे आके कहे उसके बाद मैं, मेरे बाद वो। जो फार्मूला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पंजाब में अप्लाई कर रहे थे, वही फार्मूला पीपल्स पार्टी सिंध में अप्लाई कर सकती है कि बिलावल जिस तरह बिलावल अगर नेशनल पॉलिटिक्स के लिए है तो आसफा को प्रोविंशियल पॉलिटिक्स के लिए लिया जा सकता है। शी कैन एक्चुअली बी द वॉइस ऑफ सेम। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम बदामी, प्रोग्राम 11th आवर के होस्ट, ARY न्यूज़ का माना हुआ चेहरा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मुझे बताइएगा कि PDM ने पहले तो ये कि जलसा जो है वो इंतज़ामिया से बाकायदा लड़ कर लिया है और इंतज़ामिया ने भी किसी हद तक उनको काफ़ी फैसिलिटेट किया। जिस तरह से वो खबर एक दिन की बननी थी वो 3 दिन की बन गई, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहा
काफी एक्टिव रहे। गिलानी फैमिली एक दफा फिर वापस नजर आई, चारों भाई हमें नजर आए कि वो एक्टिव हैं, लेकिन जलसे में कोई नई बात नहीं थी। आपको लगता है कि कुछ नया हुआ है इस जलसे में? नया तो ये था कि अपोजिशन की इस जलसे की एक दिन की आधे दिन की हेडलाइन बननी थी, वो 3 दिन की हेडलाइंस बनती रहीं। नया ये था कि 2 साबिक वज़राए आज़म की साहबजादियाँ आसफा भुट्टो साहिबा का ज़ाहिर आना वो सबसे ज़्यादा नया था। और मुझे लगता है कि इसमें इतना नयापन ना होता अगर हुकूमत इसकी बेहतर हैंडलिंग करती। और हम कोई किसी और की बात ना कीजिए, आप खुद फवाद चौधरी साहब की बात करें तो उनका जो तज्ज़िया है वो बहुत सादिक आता है सारी सूरत हाल पर। उन्होंने कहा समझ नहीं आई स्ट्रैटेजी की, वो वाकई किसी को समझ नहीं आई। पता नहीं जिन्होंने फैसला किया उनकी समझ आई या उनको भी समझ नहीं आई कि जलसा नहीं करने देंगे, इसको पकड़ो उसको पकड़ो इसको पकड़ो। और फिर जलसा हो गया, करने दिया, फिर दोस्त आपा का बयान आ गया उसी दिन सुबह के यहाँ जलसा करने देंगे। जमात इस्लामी का जलसा हुआ, उसमें कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, यहाँ हुई। तो आई थिंक हुकूमत सियासी तौर पर भी और इंतजामी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम को कोरोना की वजह से जलसे नहीं करने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अभी आपका सवाल ये इस मुतालिक है कि नया क्या था, तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इसको बेहतर हैंडल करती तो इसमें इतना कुछ नया ना होता। और जाहिर है कि ये पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का जलसा था, बिलावल कोरोना में मुब्तला हैं, वो नहीं आ सके, लेकिन इस जलसे में आसफा भुट्टो जरदारी की एंट्री हुई। तो इस नई सियासी एंट्री की क्या अहमियत नज़र आ रही है आपको? जी अहमियत तो है, अहमियत इस लिहाज से कि देखिए मुझे वो दिन भी याद है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली मरतबा गड़ी खुदाबख्श में बीबी में बरसी पर आवाम से खिताब किया था। मैं उस वक्त वहीं स्टेज पे मौजूद था, तो मैंने बहुत करीब से मुकर्रीन के भी और ज़रीन के भी तासुरात देखे कि जिनकी आंखों में आंसू थे, उन सबको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा याद आ रही थी और वो उससे जो है वो मुमासलत पा रहे थे उसमें। तो ज़ाहिर है आसफा साहिबा के केस में तो ये एक कदम आगे है ना, वो तो बेटी हैं, ख़वातीन के हवाले से ज़ाहिर है वैसे ही एक बड़ा ख़ास एहतराम का और जज्बाती मामला होता है हमारे यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जब 2023 के इंतखाबात में तवातुर के साथ निकलेंगी तो बहरहाल पीपल्स पार्टी को इसका एक एडवांटेज होगा, लोग इसको रिलेट करेंगे, तो ये सारा कुछ तो होगा। वसीम, कल जब असल जो जलसा होना था वो तो कासिम स्टेडियम में होना था, वो तो नहीं हो सका। बड़ा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया, चंद घंटे के नोटिस पे घंटा घर में जलसे का, मेरे ख्याल में शायद वो कुदरती हो गया, वो शायद कोई बाकायदा प्लान भी नहीं था, लोग जमा हो गए, वहाँ पे जलसा हो गया। आपको लगता है कि इस मेकशिफ्ट अरेंजमेंट का, इस इमरजेंसी शो ऑफ पावर का कुछ सियासी फ़ायदा हुआ है? हाँ, सियासी फ़ायदा देखिए बई माना कि हेडलाइंस बनी हैं, अपोजिशन को अच्छा होता है अपोजिशन के लिए अगर ज़रा मीडिया गर्म रहे, बाजार गर्म रहे थोड़ा सा, ये तो इस सवाल से एक सियासी फ़ायदा है। अगरचे अगेन मैं समझता हूँ इनसेंसिटिविटी है कि कोरोना का फैलाव इस तरह से हो रहा है और अपोजिशन इस तरह के जलसे कर रही है, गवर्नमेंट की कोताहियाँ और वो सब अपनी जगह, क्योंकि अगेन ये सवाल अपोजिशन के रवैये से मुतालिक है, तो इस हद तक तो उसका सियासी फ़ायदा है। लेकिन क्या अपोजिशन जो सियासी फ़ायदा गर्दान रही है इससे निकलेगा कि जनाब इसके नतीजे में बिलाखिर हुकूमत गिर जाएगी? नहीं जी, अगर उस पैमाने पर आप सियासी फ़ायदा नुकसान की बात करें तो मेरा ख्याल है सिफर सियासी फ़ायदा है, क्योंकि मुझे बड़ा यकीन है कि मुस्तकबिल करीब में जो ये लोग कह रहे हैं दिसंबर जनवरी या उसके आगे पीछे गवर्नमेंट जा रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। और वसीम, मरीम नवाज़ की बात करें तो एक दफ़ा वो फिर हुकूमत पर गरजती बरसती हुई हमें दिखाई दी और मोस्टली बातें उन्होंने कल के जलसे में वही की जो वो पहले वाले जलसों में भी कर चुकी हैं। तो क्या कोविड की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपको लगता है कि वो कोई तवज्जो हासिल कर पाएंगी? देखिए, एक तो कोविड की आपने बात की तो ये बात तो सही है कि अपोजिशन की मॉरल अथॉरिटी मेरा ख्याल है इरोड हो रही है कोविड की वजह से, क्योंकि यही अपोजिशन कल तक कह रही थी कि भाई आप पब्लिक गैदरिंग्स इनकरेज करके इमरान खान लोगों को मार देगा। आज अपोजिशन वही काम कर रही है, तो ये तो एक काम हो रहा है और ये काम मजीद ख़राब हो जाएगा जब अल्लाह ना करे कल को मुल्तान से या कहीं और से खबर आती है कि जनाब फ़लाँ साहब के साथ मसला हो गया, बीमार हो गए या कुछ हो गया मामला, और वो इतने दिनों पहले पीडीएम के जलसे में गए थे, तो ये बड़ा बैकफायर करेगा। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात आपने ये कोई नई बात है कि नई बात तो खान साहब के पास भी नहीं है, अपोजिशन के पास भी नहीं है। वो कहते हैं आपको घर भेजेंगे, ये कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो बातें तो बस वही होती हैं, सिर्फ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। लेकिन ये ज़रूर है जो मुझे लगता है कि PMLN और मेरी नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहबा बहुत वाज़े तौर पर बाकी जमातों से 2 कदम आगे जा रही हैं। वो बात सही कह रही है, गलत इसको भी छोड़ दीजिए, वो आगे जा रही हैं, वो लड़ाई को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेके जा रही हैं, जिसका नेट रिजल्ट मेरे ख्याल में निकलेगा कि नून लीग के लिए मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी की लॉटरी लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बादामी हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। बात वही है जनाब, जैसे वसीम ने खुद कहा कि सिर्फ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं और नई बात हो भी नहीं रही। जो नई बात हुई है वो पंजाब हुकूमत की इस जलसे की हैंडलिंग थी, जिसके ऊपर
खुद हुकूमती सफ़ों में बड़ी तनकीद सामने आई है। फवाद चौधरी साहब का कल एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आया, वो कह रहे हैं जी अगर हैंडलिंग ये थी और पॉलिसी ये थी कि इसको इस तरह से हैंडल करना है, तो अगर पॉलिसी ना होती तो फिर किस तरह से हैंडल करना था। तो इस सारे वाक़े में पहले आपने देखा कि जनाब जैसे जो है ना जारहाना हिकमत अमली रखी गई, पकड़ धकड़ की गई, कंटेनर लगाए गए फिर हटा दिए गए, फिर इसी तरह जो है लोगों को प्रोवोक करने में जो पकड़ धकड़ हुई, और जो खुद कल कासिम गिलानी साहब का ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया विंग के 400 बंदे पीपल्स पार्टी के वो अभी भी पकड़े गए, उनको भी रिहा करवाया जाएगा, तो उससे मजीद लोगों को इनकरेजमेंट मिली। इसके ऊपर बड़ी तनकीद आई है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, जरा वो आपको सुनवाते हैं। नहीं की है जो मुकामी थी उसकी तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से, इसकी वजह से 4 दिन तमाशा लगा रहा। हुकूमत की फ्रेंकली पॉलिसी समझ नहीं आई है। एक दिन जो है वो लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, अगले दिन जो है वो उन्होंने सबके लिए खुला कर दिया। जो उम्मीद है लाहौर के जलसे में ये कमियां कोताहियां दूर करें। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं वज़ीर आला पंजाब की मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा कि कोरोना के फैलाव की शरह तेज़ी से बढ़ रही है, जलसे की इजाज़त इंतज़ामिया की जानिब से नहीं दी गई थी, क्या मुंतज़मीन के खिलाफ कोई एक्शन हुआ, कोई मुकदमात दर्ज होंगे? जलसे की इजाज़त हुकूमत ने ना पहले दी और ना जलसे वाले दिन दी। सही। पहले भी जो बार बार पीडीएम को बावर करवाया जाता रहा कि वो एसओपीज को फॉलो करें, कोरोना का जो इन्फेक्शन रेट है, जिस तेजी से मुल्तान के अंदर कोरोना फैल रहा है, वो ये जलसा जो है वहाँ पे होने वाली अमवात को, जो 250 से ज़ायद इस वक्त कोरोना से अमवात मुल्तान में हुई हैं, और जहाँ आज भी 44 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ जलसे जुलूस और रैलियां जो हैं ना सिर्फ कोरोना को रेप्लिकेट करेंगी बल्कि अवाम की सेहत को दांव पे लगाएंगी, और वहाँ के हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी जो इससे पहले 70% से अबव ऑक्यूपाइड है, वो रीजन जो है इतने मरीजों का बोझ नहीं उठा पाएगा। लिहाजा जिम्मेदारी और होश के नाखून लेते हुए अपोजिशन इस अमल से बाज रहे। फिरदौस साहब, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो जिस तरह से भी हैंडलिंग की गई उसमें अपोजिशन को बहरहाल एज मिला है, उनको बात मिली है करने को। आपने देखा जी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कल जलसे में बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे कि जनाब तुमने कहा था जलसा नहीं होगा, हमने जलसा कर दिया, ये लो जलसा। फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर के जलसे का भी ऐलान किया, जितनी रुकावटें लगा लो वो तुम्हें तिनके की तरह बहा के ले जाएगा। ये बड़ा एग्रेसिव स्टांस है एंड ही वाज ऑन पॉइंट टू से दिस, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हुकूमत का हाथ थोड़ा हल्का हो गया। एक हिकमत अमली के तहत रमन शहर जो औलिया का शहर है मुल्तान, अपोजिशन उसको आज लड़ाई झगड़े और फसाद का अखाड़ा बनाना चाहती थी, तो इसलिए हमने उससे अवॉइड किया और अब पुलिस को बैकफुट पे लेके गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हुकूमत ने उनको इस गैर आईनी और गैर कानूनी काम के लिए कोई इजाजत दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुलिस को तसादम से बचाने के लिए अहकामात दिए गए कि वो अवाम के रास्ते में ना आए और ना वो किसी के साथ डायरेक्टली तसादम की सूरत हाल पैदा करें। लेकिन आज अपोजिशन बेनकाब हुई, अवाम ने मुस्तरद किया इस टोले को, और जो स्टेडियम में जलसा करने आए थे आज वो चौक घंटा घर को भी ना भर सके और रैलियों की शक्ल में भटकते रहे, और रैली की बजाय रैलियों में सुखड़ी अपोजिशन जो है वो अपनी सियासी मौत के परवाने पे खुद साइन कर गई, क्योंकि चौक घंटा घर के अंदर होने वाला इज्तिमा जो है वो अपोजिशन जमातों का और उनके लीडरान का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि उतने तकरीरें करने वाले ज्यादा थे
और सुनने वाले काम थे। बहुत बहुत जी। फिरदौस आशिक अवान मावन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब की जनाब बराए इत्तलात और नशरियात वो बात कर रही थी इस हवाले से कि जी एक हिकमत अमली के तहत ये किया गया। अब लेट्स सी वो हिकमत अमली कामयाब हुई है या नहीं। हुकूमती सफ़े इस बारे में क्या कहती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको पता है ना कि जी जब आप किसी शख्स को एक ही पॉइंट पे बार बार लेके जाएं तो उसका सब्र जवाब दे जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है और ये कुछ ऐसा मुझे लगता है अपोजिशन कर रही है हुकूमत के साथ भी। लेकिन खैर ये तो एक वो है, लेकिन इसी के कुछ मुझे ख्याल में एक जो है ना कंपैरिजन हमें चाइना में नज़र आता है। चाइना में भाई एक शख्स है जिनको कोरोना टेस्ट हो रहा था, फिर क्या हुआ वो बता दें आप। जी हाँ, कोरोना टेस्ट के दौरान मुतासरा शख्स का जो है ना वो सबर जवाब दे गया और तकलीफ के बायस टेस्ट करने वाले शख्स के मुंह पर जी थप्पड़ रसीद कर दिया और इस हरकत पर मुतासरा शख्स को 7 दिन कैद और जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ा। तो जनाब ये तो आपने देख लिया कि जी ऐसे ही होता है ना। देखिए जब आप एक बंदे को बार बार जो है ना वो जरा वो करेंगे, प्रोवोक करेंगे, तो बार किसी ना किसी टाइम तो उसका सब्र आम आदमी के साथ भी हो सकता है भाई। मुझे तो लग रहा है ऑपोजिशन और हुकूमत का मामला है ना, बार बार प्रोवोक कर रहे हैं कि हुकूमत का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाना है और फिर उसके बाद टेंशन हो जानी। ये मंजर आपके सामने। खैर जरा आगे और मारूफ अदाकारा सजल अली के हवाले से बात करते हैं जी। उनको एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट मिली है और वो अचीवमेंट आई है जनाब डायफा अवार्ड की जानिब से, क्योंकि वो अवार्ड पहली पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनको ये अवार्ड मिला है जी। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि शफात वो डिजर्विंग भी बहुत हैं, कमाल एक्टिंग करती हैं और बहुत ज़्यादा उनकी कोई एज भी नहीं है, मतलब शी इज़ वेरी यंग और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। और जितने भी उन्होंने ड्रामाज दिए हैं, जितनी भी मूवीज़ में काम किया है वो सुपर डुपर हिट गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि वो पाकिस्तान की पहली एक्ट्रेस है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। जी जनाब, उन्होंने ये वीडियोस और तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, तस्वीर वायरल हैं और हम भी बाखबर सवेरा की पूरी टीम की जानिब से सजल को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सजल अहद मीर को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि जिनको ये अवार्ड मिला है। साथ ही याद रजा मीर को भी एक मुबारकबाद दे देते हैं मुफ्त में। ये आप समझे हमारी तरफ से पैकेज है कि एक मुबारकबाद के साथ दूसरी हम फ्री देते हैं। ये ऑफर सिर्फ स्पाउस के लिए है, तो अगर और किसी ने करवानी तो हमें बता दें कि आपको क्या क्या मिला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुशामदीद। और अब ज़रा बात करेंगे उस मसले की जो मुझे भी दरपेश है और आपको भी दरपेश होगा और हो सकता है कि शफात आपके घर में भी ये मसला चल रहा हो। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि रोज़ सुबह उठ के वही खिचखिच होती है कि जनाब घर पे गैस नहीं आ रही। गैस आ रही है? गैस है? गैस नहीं है? गैस है? गैस नहीं होती है। ये एक सुबह होते ही, मतलब यूजुअली आज से कुछ महीने पहले तक हमारे घरानों में ये था कि सुबह उठते ही लोग एक दूसरे को सलाम करते थे, ग्रीटिंग्स देते थे या अखबार खोल लेते थे। अखबार वैसे मेरे ख्याल में रुझान कम हो गया, मोबाइल खोल लेते थे। आजकल पहला सवाल ये होता है गैस है? नहीं है जनाब, गैस का प्रेशर कम है और ना सिर्फ कराची में बल्कि मामला पूरे मुल्क में हो गया। और जितना ऊपर जाते जाए उतना गैस का प्रेशर कम होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे हम जैसे मजदूर पेशा लोग और बहुत सारे जो हमें देखने वाले हैं वो भी बहुत सारे मजदूर पेशे हैं। सुबह उठने वाला बंदा कोई अयाश तो नहीं होता, अफसर सही बात है, मजदूर पेशा होता है। तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जनाब सुबह के वक्त गैस का प्रेशर नहीं होता और नाश्ता नहीं मिलता। सही बात है। एक तरफ तो सनतों को तो नुकसान है ही, लेकिन आम आदमी भी जो है वो घर पे बैठा हुआ उसको भी नुकसान है। सुबह उठते साथ ही नाश्ते की वो जो भीनी भीनी खुशबू आती है, मतलब आपका मूड उस नाश्ते की खुशबू से ही फ्रेश हो जाता है। ऐसे ही है। लेकिन जब आप उठते देखते हैं कि टेबल पे खाने को कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं बनाया और जब चने आप पड़े हुए भाई गैस ही नहीं आ रही है या फिर बस ब्रेड पे आपको जाम लगा के मिल जाएगा, हाँ, या चने सूखे पड़े हुए होंगे या मूंगफली पड़ी हुई होगी। और सुबह की चाय के बगैर क्या दिन का आगाज होता है? सवाल नहीं पैदा होता। गैस नहीं आएगी तो भाई गीजर भी नहीं चलेगा, गर्म पानी भी नहीं आएगा, नहा भी नहीं सकते, फ्रेश भी नहीं हो सकते। बड़े सारे मसाइल जुड़े हैं सुई गैस के साथ। ये सारे मसाइल हैं जनाब सुई गैस के साथ। और बहुत सारे लोग जो चने ओवरडोज कर लेते हैं उनको बेचारों को वैसे ही गैस का मसला रहता है बाद में। तो ये जनाब प्रॉब्लम आ रही है और मसला सारा ये है कि गैस के हवाले से पहले से बता दिया गया था कि जी इस साल बड़ा क्राइसिस आने वाला है, क्राइसिस को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन क्या करें जनाब, क्राइसिस मैनेज तो हो जाएगा लेकिन उधर इंडस्ट्री आजकल माशाल्लाह फुल बूम पे चल रही है। इंडस्ट्री की भी डिमांड्स हैं और इंडस्ट्री की डिमांड जब ज़्यादा होती है तो डोमेस्टिक सार्फिन की जो डिमांड है वो वैसे ही थोड़ी मुतासर होती है। उम्मीद करते हैं कि ये मसला
जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल, अल्लाह करे जी ये मसला जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट। और अब ज़रा एक और मसले की बात कर लेते हैं, और वो मसला क्या है? वो ये है कि सिंध में जब कोरोना केसेस दीगर सूबों के निस्बत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त सूबे में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद तकरीबन 18,000 तक पहुंच गई है। तो सिंध हुकूमत इस वबा से निपटने के लिए ज़ाहिर है कि फंड्स दरकार हैं, तो 8 माह के दौरान 2 अरब 87 करोड़ और 92,35,000 रुपए खर्च किए जा चुके अब तक। शफात, बड़ी खतीर रकम है। बड़ी खतीर रकम है जी। वैसे सेहत के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में शायद ठीक है, सही चल रहा है, लेकिन महकमा मालियात के आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत सिंध ने 19 मार्च 2020 को कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड कायम किया गया था, जिसमें 30 जून तक 3 अरब 64 करोड़ 44 लाख रुपए जमा हुए थे। 19 मार्च से 17 नवंबर तक आलात की खरीदारी, फील्ड आइसोलेशन सेंटर्स, फील्ड आइसोलेशन यूनिट्स और एक्सपो सेंटर पे तकरीबन 2 अरब 88 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब इस फंड में 93 करोड़ 47 लाख 26 हजार रुपए मौजूद हैं। और इसका मतलब ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो कोरोना से निपटते हुए 287 करोड़ और 92 लाख से ज़ायद रकम जो है वो निपटा चुकी है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने ये जो रकम खर्च की है, इतनी खतीर रकम खर्च की है, ये शफाफ तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई है। वफाकी वज़रा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है। जी जनाब, और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मावन खुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब। गिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गिल साहब पहले तो बताइएगा, 8 माह में हुकूमत सिंध ने 2 अरब 87 करोड़ रुपए तकरीबन अब खर्च कर दिए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इस हवाले से एतराज़, आपको लगता है कि ये वफाक को लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ बताइएगा इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है ये कोई नई बात नहीं है। सिंध में बदकिस्मती से सिंध के सूबा पे जो एक करप्ट हुकूमत इस टाइम मुसल्लत है, वो ये कोई नया काम नहीं है कि वो फंड्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ जो गुड गवर्नेंस है उनके असूलों को मद्देनज़र नहीं रखते, और जिससे पैसा बहुत ज़ाया होता है। वो भले गंदम की ख़रीदारी ना करना हो, भले गंदम का चूहों को खा जाना हो, या उसके साथ साथ अगर आप देखें तो करोड़ों रुपए की जो माओं के लिए मछली खिलाने की स्कीम थी उसमें चले जाने हो और किसी को वो पैसा ना मिलना हो, तो ये पुरानी चला आ रहा है काम। और आपने कोविड में भी देखा कि सारा बोझ जो है वो वफाक पे डाला गया, सारी चीज़ें वफाक से ली गई, और जो सिंध के अवाम का पैसा था वो आपको कहीं पर खातर ख्वाह लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सवाए बातों के। तो शहबाज गिल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वबा से निपटने के लिए सिंध हुकूमत जो इक़दाम कर रही है वो कितने तसल्ली बख्श हैं, कितने इत्मीनान बख्श हैं? मैं नहीं समझता कि सिंध की हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो प्रॉपर पूरी तरह से इत्मीनान बख्श हैं, क्योंकि वो इस टाइम दोहरे मेयार में फंसे हुए हैं। एक तरफ वो सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, और पंजाब में आकर और दूसरे सूबों में आकर वो जलसे जुलूस करना चाहते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है ये कारआमद नहीं आ सकती, क्योंकि जब वो ये हरकतें करते हैं तो जो सिंध में डिफरेंट पब्लिक है या रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं, शादी हाल्स हैं, वो भी उनकी पाबंदियों या उनके एसओपीज़ को उस तरह से फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज वो भी इनके दोहरे मेयार को देख रहे हैं। गिल साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध में कोरोना केसेस ज़्यादा है, लेकिन खर्चे पे तो बात हो रही है, एसओपीज़ के हवाले से बात नहीं हो रही, इस पर क्या कहिएगा? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इकदामात या पैसा लगा देने से इस पे काबू पा सकते हैं। इस पे हमें सबको पूरी कौम को इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना पड़ना है, हमें यकजान होना पड़ना है, हमें इस ख़तरे को समझना पड़ना है और एज अ कौम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसका मुकाबला करना पड़ना है। ये जो मुनाफ़कत है कि दूसरे सूबों में आपने जाके जलसे जुलूस करने हैं और एक सूबे में आप कहते हैं कि सिर्फ पैसा बहा देने से कोरोना जो है वो कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि वो पैसा आप उसको कहीं ना कहीं से आपको पैसा वहाँ पे खर्च करना आपको पर्सनली फ़ायदा दे रहा है, तो ऐसे नहीं होना। आपको पहले अपनी ये जो मुनाफ़कत है ये ख़त्म करनी पड़नी है, बेहतर पॉलिसी साजी करनी पड़नी है, आवाम को साथ लेके चलना पड़ना है, आपकी अप्रोच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गरीब का दर्द होना चाहिए और मुल्की मफाद शामिल होना चाहिए, तभी जाकर हम इकट्ठे सारे कोरोना की इस मोजी मर्ज का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज गिल साहब। और इस बात में तो शफात कोई दो राय नहीं है कि जितना मर्जी
पैसा बहा दें, जितने मर्जी इकदाम कर लें, जब तक SOPs को फॉलो नहीं किया जाएगा, जब तक लोग खुद ख्याल रखना शुरू नहीं करेंगे, जब तक ये इंश्योर नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से कि तमाम SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, तब तक हम इससे लड़ नहीं सकते, तब तक हम काबू नहीं पा सकते इस इत्तेहाद पे। एब्सोल्युटली जनाब, और सिर्फ पैसा बहाना काफ़ी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले ले मेरे ख्याल में भी यहाँ पे आगे चल के एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और जहाँ पर हम बात करते हैं सयाहत की, तो सयाहत का जनाब एक अलग ही चस है। बिल्कुल करेंगी, मैं अग्री करूंगी। और सर्दियों में तो उसका मज़ा ही अलग है। मतलब आप स्नोफॉल जहाँ पे हो रही है वहाँ जाएं, सवाद के मकामात पे जाएं, रुई के गालों में जाके खेलें और उस मौसम को एंजॉय करें, बादलों को टच करें। मतलब मैं तो मूड में चली गई। नहीं बादलों को टच ना करिए, ऐसी बातें कर रही हैं इर्जा, ऐसा नहीं होता। हाँ ये है कि वो आप वहाँ जाएं तो वो धुंध ऐसी फील होती है कि आपको लगता है कि आप बादलों में आप उड़ रहे हैं। मतलब वो जो पीस है ना, जहाँ पर आपको और किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ आप वहाँ पे जाके वो सीनरी एंजॉय कर रहे हैं। या फिर गिलगित बल्तिस्तान जाएं, वहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं उनको एंजॉय करें। जी जनाब, और ये तमाम रंग जो है ना ये आपको इस मौसम में नज़र आते हैं। लेकिन अब जनाब इसमें एक बेहतर काम ये शुरू हो रहा है कि ज़रा जो सयाहती मकामात हैं, ठंडे इलाकों को तो लोग देखने जाते हैं, लेकिन पंजाब ने एक बड़ा अहम इकदाम, एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने एक ऐप डेवलप कर ली है जी, कि आप जो पंजाब के जितने सयाहती मकामात हैं वो आप से एक क्लिक की दूरी पे हैं। और आप किसी भी अगर सयाहती मकाम पे जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उसको अपने जो ऐप है उसमें उस मकाम को सर्च करना है। उस मकाम के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और पंजाब की अगर सकाफत की बात की जाए तो पंजाब को डिजी सिविलाइजेशन, जो कि तकरीबन 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, कहा जाता है कि दुनिया की अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में, यानी जब अभी एहराम मिस्र तामीर नहीं हुए थे तो कोट डिजी सिविलाइजेशन, जो कि कश्मीर से नीचे तक लेके पूरा सिंध और मेहरगढ़ और ये सारा इलाका इस सिविलाइजेशन का हिस्सा था, वो सब इसमें शामिल था। ये एक बाकायदा एक आबादी थी और इसमें एक एक शहर में हज़ारों लाखों अफराद रहते थे। तो उस सिविलाइजेशन से भी आपको ये जोड़ती है और एक पूरी तारीख बयान करती है, उसकी मजहबी, सकाफती, समाजी तारीख। और जनाब ये ऐप जो है ये इस वक्त फुली तौर पर जी एक्टिव हो चुकी है और इस पर 511 सयाहती मकामात की डिटेल्स मौजूद हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप एक क्लिक पर हासिल कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन में आप जाएंगे उस ऐप में, वहाँ पे नाम लिखेंगे और उस जगह की तमाम हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। इवन होटल्स वहाँ पर कौन से हैं और उन होटल्स की बुकिंग भी आप उसी ऐप पर कर सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है औरंगजेब आलमगीर, जो कि पोर्टर पाकिस्तान के बानी हैं, सयाह हैं और किसी हद तक हमारे पेशे से भी मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो आपको क्या लगता है ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने, ये जो एक टूरिज्म अथॉरिटी ने काम किया है, इससे फ़ायदा होगा टूरिज्म को? बिल्कुल होना चाहिए। ये ऐप इसी साल सितंबर में लॉन्च की थी पंजाब गवर्नमेंट ने, TDCP जो टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ पंजाब है उन्होंने। और इस ऐप पे काफ़ी एक्सटेंसिव, जैसे अभी इजरा बता रही थी कि काफ़ी एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन मौजूद है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की पंजाब में। ये ऐप मेरे सामने इस वक्त फ़ोन में मौजूद है। मुझे जो बात अच्छी लगी इस ऐप की वो इसमें यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इस ऐप को बड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाया उन्होंने। कलर सिलेक्शन बहुत अच्छी की, आई थिंक AB टेस्टिंग या यूज़र फीडबैक की बेसिस पे इस ऐप को बनाया गया है। डेस्टिनेशंस में इतनी ज़्यादा इन्होंने वैरायटी रखी है कि 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में। मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब आप ना वो जो हमारी दूसरी विंडो आ रही है ना, जो स्क्रीन का आधा हिस्सा, उसमें इस ऐप के भी आप शॉर्ट चलाएं, क्योंकि एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऐप। हाँ जी। तो इसमें डेस्टिनेशंस तकरीबन जैसे बताया कि 500 से ज़्यादा डेस्टिनेशंस पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स की हैं। पंजाब एक बड़ा वर्सेटाइल प्रोविंस है जिसमें डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट भी है, हंटिंग साइट्स भी हैं, बहुत बड़ा फार्म लैंड है मोटरवे के आसपास। इसी तरह पंजाब में फॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, 7 से 8 लेक्स हैं जिनके बारे में टूरिस्ट नहीं जानते। तो सबसे बड़ा मसला जो आई थिंक पंजाब में टूरिज्म का है वो अवेयरनेस और मार्केटिंग का है। उसको पूरा करने के लिए आई थिंक ये ऐप काफ़ी कारआमद साबित हो सकती है। बिल्कुल, जैसे सिर्फ चंद मकामात का लोगों को पता होता है कि मरी चले गए, बस सवाद चले गए, मतलब इन्हीं एरियाज़ में जाते हैं ज़्यादातर। तो इस पर उसके अलावा भी इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं जो अभी तक लोगों ने डिस्कवर नहीं किए, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर नहीं किए उन्होंने।
आई थिंक ये थोड़ा सा हमारे कंट्री ने लैक किया है डिजिटाइजेशन में टूरिज्म के। सही। देखिए पाकिस्तान ने नॉर्दर्न एरियाज को और केपीके और गिलगित बल्तिस्तान को तो एक ब्रांड बनाया है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। 2020 में पाकिस्तान टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नंबर 1 पे होने वाला था अगर कोविड ना होता, लेकिन पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान को हम अभी तक उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर सके। और हमने टूरिज्म में आपको मैं पंजाब में चूंकि काफ़ी फिरा हूँ, तो मुझे मेरे ख्याल में जो टूरिज्म हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे काम किया है वो एक छरे वाली गन है जिसका कभी निशाना नहीं लगता। और इसके अलावा हमने और क्या, वो जो भुट्टा सेक रहे होते हैं हमने उन पे काम किया है, और वो जो ट्रॉली लेके लोगों को जाते हैं, इसके अलावा कोई काम हुआ नहीं, कोई प्रॉपर कोई प्लानिंग के साथ कभी टूरिज्म डेवलपमेंट पे फोकस हुआ नहीं है। आपको लगता है इस बार हुकूमत संजीदा है और वो जो रिजॉर्ट्स को डेवलप करना है, एक साइट है मिसाल के तौर पर कटास राज, एक बड़ी ज़बरदस्त साइट है, बड़ी सिनेटिक साइट है, लेकिन वहाँ पे कोई रेस्ट हाउस नहीं है, कोई वहाँ पे स्टे की कोई जगह नहीं है। आपको लगता है इन चीज़ों पे भी काम कर अब शुरू हो जाएगा या हो रहा है? आई थिंक शिफात ये मसला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की कमी का भी है। देखिए फैसिलिटीज़ हमेशा तब डेवलप होती हैं जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की तरफ जाते हैं, इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने मकामात को दुनिया को दिखा सकें। आपने केपीके और गिलगित बल्तिस्तान को तो बहुत प्रोजेक्ट किया है दुनिया में, लेकिन पंजाब को अभी तक नहीं कर सके। आई थिंक इस ऐप के जरिए अगर कम से कम हम डेस्टिनेशंस को ही दुनिया के सामने लाएंगे तो लोगों को ये पता चलेगा कि ये ऐसी सीनिक डेस्टिनेशंस हैं जो कि पाकिस्तान का टूरिज्म शेयर भी कर सकती हैं। ऑल्सो आपने शायद नोट किया होगा कि पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में जो बैनुल-अक़वामी लोग या क्रिकेटर्स या स्टार्स प्रमोशंस के लिए पाकिस्तान आए हैं, उनकी एड्स की हमेशा शूटिंग पंजाब में होती रही है। पंजाब में कल्चरल टूरिज्म, फूड टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, मज़ारात बहुत ज़्यादा हैं, तो इतना वर्सेटाइल इलाका है, लेकिन सिर्फ प्रोजेक्शन ना होने की वजह से और अवेयरनेस और मार्केटिंग की कमी की वजह से आई थिंक थोड़ा सा पीछे है। इस ऐप से काफ़ी फ़ायदा होगा उसको पूरा करने में। ये ऐप अब फुली फंक्शनल है? जी, ऐप फुली फंक्शनल है, इस पे कम से कम डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन सारी है, लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि ऐप इस वक्त थोड़ा सा एक डायरेक्टरी की तरह एक्ट कर रही है, जिसमें मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर्स तो मौजूद हैं, लेकिन बुकिंग का प्लेटफॉर्म अभी नहीं बना हुआ है। इसी तरह जो होटल बुकिंग की आप बात करी थी, वो टीडीसीपी के अपने जो 6 रिजॉर्ट्स पंजाब में मौजूद हैं, उनकी बुकिंग तो इस ऐप से पॉसिबल है, लेकिन इसके अलावा जो जितने प्राइवेट होटल्स हैं उनकी बुकिंग पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हमारा प्लेटफॉर्म भी ये काम करता है, आई थिंक ये डिजिटल बिजनेसेस में एक टर्म इस्तेमाल होती है एग्रीगेटर की। अगर किसी प्राइवेट पार्टी को इस ऐप पर ले आया जाए और उनके साथ पार्टनरशिप कर ली जाए, तो आई थिंक कि फिर होटल बुकिंग के लिए भी इस ऐप पे आप बड़े आसानी से इसको इंटीग्रेट कर। मजीद कौन सा सेक्टर्स देख रहे हैं आप जिन पे काम हो सकता है? फोर्ट मुनरो में जैसे एक बड़ा ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, बड़ा वेदर वहाँ पे फील होता है। इसी वहाँ से ज़रा सा नीचे आए तो हमारे सामने डीजी खान में दरियाए सिंध का 13 किलोमीटर चौड़ा पार्ट है, और लिस्ट गोज ऑन। आप जितना नीचे आते जाएं, हर 10-15 किलोमीटर के बाद पंजाब में कोई सीनरी चेंज हो जाती है, कोई व्यू सराउंडिंग चेंज हो जाती है। आपको लगता है कि ये 511 डेस्टिनेशंस काफ़ी हैं या मजीद की भी गुंजाइश है? आई थिंक शिफात ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और बल्कि देखें हम बचपन से किताबों में एक चीज़ पढ़ते आते थे, छांगा मांगा का जंगल, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, क्योंकि पंजाब में फॉरेस्टेशन काफ़ी बड़े एरिया पर मौजूद है। इसी तरह पंजाब में अगर आप अपर पंजाब पिंडी की तरफ या मंगला डैम की तरफ जाएं तो पहाड़ भी मौजूद हैं। तो वर्सेटैलिटी में हर चीज़, दरिया भी हैं, हंटिंग साइट्स भी हैं, सहरा डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट रैली भी होती है, तो काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। स्पेशली फूड टूरिज्म पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रमोट सबको डेवलपमेंट करने। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और बाखबर सवेरा के राउंड 2 में जनाब हमने बहुत सारे मामलों पे बात करनी है, खास तौर पे ट्रैफिक हादसात बढ़ते जा रहे हैं, और ट्रैफिक हादसात में जो लोग सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो होते हैं मोटरसाइकिल सवार, जिन्होंने कसम खाई हुई कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहनना। हाँ जी, टोपियां पहन लेंगे, अपने आप को कवर करने के लिए मफलर्स लपेट लेंगे, लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले क्या शामिल करेंगे आप? जनाब हस्बे साबिक, हस्बे रवायत, हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका टॉप स्टोरीज। तो जनाब सबसे पहले तो हम बात करेंगे ज़रा क्रिकेट के मैदान के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट के मैदान से हमें जो है वो बड़ी मस्बत खबरें मिल रही हैं। वो ठीक है कि जनाब कोरोना टेस्ट जो है वो हो रहे हैं, और 42 अरकान का अब तक कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, और जो लोग रह गए उम्मीद है कि उनके भी नतीजे इंशाल्लाह नेगेटिव ही होंगे। तीसरा कोरोना टेस्ट जनाब मुकम्मल हो गया है, और 2 अरकान ने, जो कि उनके कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए थे, उनको दोबारा स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाज़त मिल चुकी है। और इसकी कोई वजह भी है, वजह यह है कि 10 दिसंबर से न्यूजीलैंड ए के खिलाफ कौमी टीम उतर रही है मैदान में, और दोनों कौमी टीम का तो स्क्वाड अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड है उसका ऐलान हो चुका है।
बिल्कुल, और खिलाड़ियों को ग्राउंड में चहलकदमी और हल्की फुल्की ट्रेनिंग की भी इजाज़त मिल चुकी है और वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और पीसीबी भी उम्मीद है कि तीसरे टेस्ट के जो नताइज हैं उसके बाद कौमी स्क्वाड को ग्राउंड में ट्रेनिंग की इजाज़त भी मिल जाएगी, प्रॉपर तरीके से वो ग्राउंड में ट्रेनिंग भी कर सकेंगे। जी इर्जा, सबसे बड़ा मसला ये है कि प्लेयर्स ने क्लाइमेटाइज होना है। पाकिस्तान में धुंध है, सर्दी है, न्यूजीलैंड में गर्मी का मौसम है और वहाँ के ग्राउंड, वहाँ की विकेट्स, पिचेस बड़ी डिफिकल्ट हैं। ग्राउंड तो खैर उनके बड़े जो है ना डाइवे लगाने वाले होते हैं, बंदे का ऐसी दिल चाहता है कि सीधी सीधी बॉल भी जा रही हो तो बंदा कैच मार के उसको रोके, लेकिन जो उनकी विकेट्स हैं वो ज़रा बाउंसी होती हैं। 20 to 30% एक्स्ट्रा बाउंस होता है, तो उसके लिए जनाब प्लेयर्स को तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और प्लेयर्स अगर तैयार उसमें हो जाते हैं तो उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उनको प्रैक्टिकली मैच में उतरने के लिए। और इसी पर बात कर लेते हैं, जनाब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा पहले कि अब कोरोना टेस्ट, तीसरा कोरोना टेस्ट हुआ है खिलाड़ियों का, नताइज कब तक सामने आ जाएंगे? देखें, तीसरे टेस्ट के नताइज आज सुबह आ गए हैं। 46 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए थे, वो सब के सब मनफी आए हैं। इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो हिस्टोरिकली कोविड पॉजिटिव चल रहे थे, तो इसलिए उनके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, वो आज शाम तक, वो कहते हैं न्यूजीलैंड के वक्त के मुताबिक आ जाएगी, हमारे अब से 1-2 घंटे बाद। और 7 लोग जो पॉजिटिव आए थे वो अभी तक अलग ही हैं, वो आइसोलेशन में। एक बंदा हमारा जो असिस्टेंट कोच था, वो ऑकलैंड पे उतरते ही एयरपोर्ट पे उसने जब फॉर्म भरा तो उसने बड़ी ईमानदारी के साथ ये बता दिया था कि मेरे गले में खराश है, तो वो ऑकलैंड में मौजूद हैं। तो अभी तक 3 टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं, जो एक अच्छी खबर है। 42 लोग तो तकरीबन समझें कि क्लियर ही हैं, लेकिन अभी तक न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुकम्मल ट्रेनिंग की इजाज़त इसलिए नहीं दी। वो कहते हैं कि इससे अभी एयर टू एयर ट्रांसफर हो सकता है, तो अभी हम ट्रेनिंग की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अगले 1-2 दिन में ट्रेनिंग की इजाज़त भी मिल जाएगी। शायद साहब, ये जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जो 52 रुकनी अरकान थे जो हमला गया था यहाँ से, उसमें से गालबन अभी तक 6 पॉजिटिव हो चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 7 पॉजिटिव हुए हैं। 7 पॉजिटिव हो चुके हैं, तो उनमें से प्लेयर्स कितने हैं, क्या ये पता चल पाए? ये 7 के 7 प्लेयर्स हैं। ये 7 के 7 प्लेयर्स हैं। अच्छा, अब कोई नाम अभी तक कोई ऐसे सामने आए हैं कि जिन प्लेयर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव? देखें, नाम तो सबके सामने आ चुके हैं, सोशल मीडिया में भी आपने देख लिए, लेकिन मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि काफी दूर लोग हैं, बच्चे, ये खिलाड़ी और उनके सारे घर वाले यहाँ पे परेशान हैं कि हमारे बच्चे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। 6 जो पहले आए थे उनके नाम आपने देख ही लिए होंगे सोशल मीडिया पे, सरफराज, रोहेल नजीर, आबिद अली, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह और दानिश अजीज। और 7वां खिलाड़ी जो था वो फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा खान थे। अच्छा, और शाहिद साहब, अब चहलकदमी की इजाज़त मिली है खिलाड़ियों को, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग की इजाज़त अभी नहीं है, तो क्या लगता है इससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे, उनकी कारकर्दगी पर कोई असर पड़ सकता है? सीरीज़ कितनी मुतासर हो सकती है? थोड़े दिन ज़्यादा है और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम को पहले भेजा था। अच्छे खासे दिन है। पाकिस्तान की जो टीम है वो 18 दिसंबर को अपना मैच खेलेगी, तो अभी भी तकरीबन समझे 19-20 दिन हैं। और शाहीन्स का मैच अगर 10 दिसंबर से होना है क्वींसटाउन में, तो उसके लिए भी 10-11 दिन है, तो टाइम है, इसीलिए पहले भेजा था। तो ट्रेनिंग जब शुरू करेंगे एक दफ़ा तो फिर मेरे हिसाब से इतनी मुतासिर नहीं होगी। शायद साहब, अब क्लाइमेटाइज होना है, खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू करनी है। न्यूजीलैंड की विकेट्स बड़ी बाउंसी है, 20-30% एक्स्ट्रा बाउंस भी है। खिलाड़ियों को कितना वक्त लगेगा? वक्त तो लगेगा, जाहिर है। इसमें काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली दफ़ा न्यूजीलैंड गए हैं, थोड़ा यंग स्क्वाड है, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन एक दफ़ा एक्लेमेटाइज हो जाएंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो फिर रिदम में आ जाएंगे। नताइज तो काफ़ी सख्त आने हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त लगेगा जनाब प्लेयर्स को, और ये बात भी सामने आई है कि जो 7 कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे वो 7 के 7 प्लेयर्स थे। तो अब देखते हैं कि आगे चल के मामला कैसे निपटता है। फिलहाल आपको एक खबर देते चलें, और इर्जा, सन 84 में सदर ज़ियाउल हक की साहबजादी को श्रीलंकन हुकूमत ने एक उनकी सालगिरह के मौके पे एक हाथी गिफ्ट किया था, कावन। और ये कावन जो है ये इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में रहा, उसके बाद से अकेला रहा। अब बड़े बड़े लोगों ने इसके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपने बचपन में कावन के साथ तस्वीर खिंचवाई हुई है, इस पर सवारी भी की हुई है।
तो ये कावन बेचारा जो है ये सारी जिंदगी अकेला रहा, 35 साल 35 साल वो पाकिस्तान में रहा है। 35 साल पाकिस्तान में रहा है और वो अकेला रहा है। उसकी उम्र जो है खैर वैसे तो अब वो तकरीबन 39-38 साल का हो चुका हुआ है, लेकिन अब इस सारे मामले में हुआ ये है कि उसको फाइनली भेज दिया गया है कंबोडिया। एक बड़ी मारूफ सिंगर जो हैं शेर, वो भी आई थी और उन्होंने आके कावन को रिकवर करवाया और इस्लामाबाद से लेके उसको कंबोडिया पहुंचाया। अपने उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है कि जी उनकी ज़िंदगी का सबसे लंबा ट्रैवल था ये जो उन्होंने किया। और फाइनली ये भी बताया गया है कि वो पूरे सफ़र के दौरान बड़ा पीसफुल रहा है, उसने बड़ा अच्छा बिहेव किया है और बड़े आराम से वो पहुंच गया कंबोडिया। और जब वहाँ पे पहुंचा है तो किस तरह से उसका इस्तकबाल किया गया है ये भी इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और भाई बाकायदा तकरीब का एहतमाम किया गया है कावन की वहाँ पर आमद पर। जी जनाब, और कावन फाइनली अब 25,000 एकड़ पर मुहित जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कंबोडिया की वहां रहेगा। और हो सकता है शायद दूसरे हाथियों को भी देखे, पता नहीं दूसरे हाथियों को देख के डर ना जाए, लेकिन अब वो वापस अपनी जो है ना कुदरती अपनी जो उसकी कुदरती माहौल जो है वो वहाँ चला गया है। तो उम्मीद करते हैं जनाब कि जो उसका सबसे बड़ा ज़िंदगी का गम था और जो एक बात की जाती है मेरे ख्याल में अब इस पर भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि जानवरों को उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर किसी पिंजरे में बंद कर देना, भले उसका उन्होंने घूमने फिरने के लिए जगह बनाई हुई थी, लेकिन ये हाथी ऐसा जानवर है ये 7-7 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करते हैं 2 से 3 साल का जो इनका माइग्रेशन पीरियड होता है। और उसके चूंकि इसको तो मिला नहीं, अब इसके घुटने भी सूज गए हैं, इसके टखनों में भी प्रॉब्लम हो गया। किसी भी जानवर के साथ ज्यादती है कि उससे उसका माहौल छीन लिया जाए, उसे ऐसी कैद में रखा जाए जहां पर उसके रहने के लिए उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो जूस के मैं तो खिलाफ हूँ, जब तक कि आप उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर जगह फराहम नहीं कर रहे, उनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल नहीं अगर वो जानवर इंडेंजर्ड स्पीशीज ना हो, वो ऐसे स्पीशीज ना हो कि उनकी अगर वो जंगल में रहें तो उनकी जो है ना जिंदगी को खतरा लाक हो। तो अब ऐसे वो कंबोडिया पहुंच गया कावन और हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसकी खिदमत की जा रही है और बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। और बताया गया है कि जनाब ये पूरे सफ़र में सोया भी, इसने आराम से खाया भी, बड़ा पीसफुल रहा और फाइनली कंबोडिया पहुंच गया है और बड़ा खुश दिखाई दे रहा है और वहाँ पर बड़े प्यार से उसका इस्तकबाल किया गया है। चलें जी, ये तो उस बेजुबान की बात हो गई जो शऊर नहीं रखता, कैद था, अपने लिए कुछ खुद कर नहीं सकता था, उसके लिए हुकूमत ने किया, इंसान सामने आए, समाजी खिदमत के इदारे सामने आए और उन्होंने उस जानवर को बचा लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शऊर रखते हैं, उनको पता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा हुआ तो नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो एहतियात नहीं करते। और हम बात कर रहे हैं जनाब बाइक सवारों की, मोटरसाइकिल सवारों की जो कि हेलमेट नहीं पहनते जनाब, हेलमेट नहीं पहनते। और हम देख रहे हैं कि उन्होंने कैप्स पहनी होती हैं, अपने मफलर्स लपेटे होते हैं और ग्लासेस लगाए होते हैं, मतलब इतनी एसेसरीज आपने अपने ऊपर चढ़ा ली हैं, लेकिन एक हेलमेट लगाने में क्या कबाहत है समझ में नहीं आती। आपने इतनी महंगी बाइक्स खरीदी हुई हैं लेकिन आप सस्ता मिलता है हेलमेट, क्या बहुत महंगा मिलता है शफात? नहीं 600 रुपए का 700 रुपए का हेलमेट होता है, वो अलग बात है कि उस हेलमेट के स्टैंडर्ड में बात है, लेकिन कोई बुनियादी जो बेसिक इंजरी होती है कम से कम उससे तो बचा सकता है हेलमेट। और अस्पतालों के अगर रुख करें तो अस्पतालों में जो ज़्यादातर जो ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं ना वो ट्रैफिक हादसात के होते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके सर पर ख़तरे को नहीं हेलमेट को जगह दें। हमने ज़रा लोगों से बातचीत की, अवाम उन्नास से उनकी राय जानी। जनाब आपको क्या लगता है हेलमेट किस कदर ज़रूरी है? हेलमेट बहुत ज़रूरी है, इसके फ़ायदे तो हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, लेकिन नुकसान क्या है आखिर, क्यों नहीं पहनते? शहरियों से ही जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। गिरने से बचाते हैं, सर पे इतनी नहीं लगती। इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है, हमारे लिए अच्छा है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हादसा कुछ भी कर सकते हैं। लोग इस्तेमाल नहीं कर, मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन लोग फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। सारी दुनिया हेलमेट नहीं इस्तेमाल करता है, नहीं करता है, तो अभी मेरे साथ नहीं है, क्या मसला है? खुदा ना ख्वास्ता एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट से सर से बच जाएगा, अगर हेलमेट पे गिर जाएगा तो सर से बच जाएगा ना। सबसे पहले तो इंसानी जिस्म में सर बहुत अहमियत रखता है, इसलिए इन लोगों ने हेलमेट का बंदोबस्त किया हुआ है। हम लोग नहीं पहनते, बस हम अपने गफलत में। एक्सीडेंट के दौरान इंसान महफूज रहते हैं और इसके अलावा जो है उसके धुंध जो होता है, जो मिट्टी उड़ रहा होता है, उससे आपकी आंखें जो हैं वो महफूज रहती हैं। अपना फ़ायदा दिमाग
उसको अगर बंदा गिर जाए तो उसको चोट नहीं लगता है दिमाग में, अगर हेलमेट नहीं होगा उसको डायरेक्ट दिमाग में चोट आ जाए। ये हमारी गलती, हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बहुत सारे इंसान को हेड इंजरी वगैरह से बचाता है, थोड़ा सा वो भी सेफ्टी है इंसान के लिए बहुत। पहले जब एक्सीडेंट होता है बिल्कुल सर का खतरा नहीं है ना, कि वो महफूज होता है ना, और हाथ पाओ तो कुछ हो जाता है फिर भी उसका कुछ ये हो जाता है। सर जो है सर इंसान का बदन में एक कीमती चीज़ जो है सर है, अगर इंसान का सर बच गया तो और बदन इंशाल्लाह बच जाएगा। बंदा गिर जाए तो चोट नहीं लगती है, हमें सब पता भी है, लेकिन फिर भी हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। मुझे तो ये वॉक्स पॉप देख के ऐसा ही लग रहा है कि आवाम यही कहना चाह रही है कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी हम हेलमेट को हाथ नहीं लगाते। फायदे सबने बताए हैं हेलमेट पहनने के, पहना किसी ने नहीं था। हमारे साथ जनाब इस हवाले से मौजूद हैं डॉक्टर साबिर मेमन साहब, जो कि चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन है SMBB इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा के। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं ट्रॉमा के, उनमें ये रोड एक्सीडेंट के मोटरसाइकिल सवारों की तादाद क्या होती है? सर साल 19 की जो बात करें तो हमारे पास RTA के करीबन 35,000 पेशेंट्स। 35,000 और उनमें हेड इंजरीज़ के साथ मोर देन 60% हेड इंजरीज़ के साथ मोटरसाइकिल बाइकर्स जो हैं वो, और बड़ी शदीद चोटों के साथ आते हैं। बाज़ को तो पॉलीट्रामा होता है मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ, लेकिन सबसे जो शदीद चोट वो दिमाग की चोट या सर की चोट होती है, और उसमें और बाज़ दफ़ा ये सर्वाइकल रीजन की चोट्स होती हैं जिसमें मोस्टली जो है उनका क्वाड्रिप्लेजिक या नीचे का जो धड़ है वो बेहिस हो जाता है। और ब्रेन की इंजरीज़ जो हेड इंजरीज़ होती हैं उसमें बहुत सी ऐसी इंजरीज़ हैं जिसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। सेरिबेलल या जो बहुत अंदरूनी दिमाग की जो चोट है, जहाँ अगर ब्लड जमा हो जाए या उन हिस्सों को कंट्यूजन या कुछ पहुँचे नुकसान, तो उसकी रिकवरी मुमकिन नहीं होती है। तो वो पेशेंट अगर ज़िंदा भी होता है तो वो फंक्शन लेस होता है, बेड रिडन रहता है, और वो अपनी फैमिली के लिए भी बोझ बन जाता है बड़ा। अच्छा, आपने बताया कि 60% जो है वो हेड इंजरीज होती है, उनमें तो शामिल होती है। दिमाग का कौन सा ज़्यादा मुतासर होने का खदशा होता है, और क्या मेमोरी लॉस का भी खदशा हो सकता है? जी बिल्कुल, मेमोरी लॉस से अलावा पूरी हिस्स ख़त्म होने का ख़तरा होता है। इंसान बेहिस पड़ा रहता है एक जिंदा लाश की तरह से। बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं और मजबूरन उनकी कोई सर्जरी भी पॉसिबल नहीं होती है। इतना डीप इंजरीज़ होती हैं जहाँ तक हमारी रीच नहीं होती है, उसको हम खोलना नुकसानदेह होता है उस पेशेंट के लिए ज़्यादा। तो हम फिर कुदरती उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे छोड़ते हैं। कुछ लोग रिकवर होते हैं, कुछ पार्शल रिकवर होते हैं और ज़िंदगी भर माजूर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लकीली रिकवर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो हेलमेट का इदराक तो रखते हैं, आपने देखा कि लोग एडमायर कर रहे हैं, जी बिल्कुल हेलमेट पहनते नहीं है। इसके लिए क्या करें हम कैसे उनको एग्री करवाएं कि भाई ये अस्पतालों के दौरे करवाएं, उनको ट्रॉमा सेंटर दिखाएं, क्या करें कि लोग खुद से एहतियात करें? नहीं, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज चूज़ किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये एजुकेशन हमारे लोगों की इसी तरह से होगी। आजकल जिस तरह से मीडिया का बड़ा रोल है, लोग देखते भी हैं और लोग उससे समझते भी हैं, तो ये एक अच्छा वे है। इसके अलावा मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स में भी मेरा ख्याल है कि कुछ मूव गवर्नमेंट को या हमारी NGOs को चलानी चाहिए, और उसमें आपका ये डॉक्यूमेंट्रीज़ भी दिखाई जा सकती हैं, और हॉस्पिटल्स में बेड रिडन पेशेंट्स का भी डेटा लिया जा सकता है, तो वो भी उन्हें ज़रूर वो करेगा मोटिवेट के वो जाएं। और इससे ना सिर्फ ये कि जो बंदा राइडर है, जो बाइक चला रहा है, वो सिर्फ अपनी जान खतरे में डाल रहा है, बल्कि उसके साथ जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी उतना ही नुकसान होता है। जी बिल्कुल हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि कौन किसे चोट लगी है, किस तरह से वो स्ट्राइक हुए हैं। बाज़ दफ़ा ड्राइवर बच जाता है, पीछे बैठा हुआ आदमी है उसको चोट लग जाती है। और इसमें हमारे ट्रैफिक पुलिस का भी बड़ा रोल है, और उन्हें भी मेरा ख्याल है वो मूव चलाते रहते हैं मुख्तलिफ वक्तों में, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं चलती है। होता ये है कि कुछ अर्सा 1 माह 2 माह चलती है, लोग ख़रीदते भी हैं, हेलमेट्स यूज़ होना शुरू होता है, फिर उस पर जो है वो मूव ख़त्म हो जाती है, लोग स्लोली ग्रेजुअली फिर, क्योंकि हेलमेट पहनने से लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ज़रूर, हमारे यहाँ यूज़ टू नहीं है। चलिए वो तो गर्मियों में होना चाहिए प्रॉब्लम, सर्दियों में तो पहनना चाहिए। लेकिन हम अगर कभी ऐसे यंग एज के लड़कों से या लोगों से बात करें, यहाँ तक तो जाना है, उसके लिए हेलमेट पहनूंगा, वो हालांकि वो बाइक पे ही रखा होगा क्योंकि कहीं चालान ना हो जाए, लेकिन वो यहाँ तक तो जाना है और उसके लिए
फिर ये भी है कि अपनी लेकिन हड्डी फिर बाजू बात भी तो टूट सकता है, शो टांग ऑफ भी भी टूट तो सकता है। करना है ना कि भाई मैं बाइक चला रहा हूँ। नहीं, हादसात अमूमन आपकी गलती से नहीं होते, किसी और की गलती से भी हो जाते हैं। और हम जब निकलते हैं बाइक लेकर या गाड़ी लेकर, जो भी हैं लोग, बहुत से लोग बहुत ठीक गाड़ी चला रहे होते हैं अपनी राइट वे में, लेकिन दूसरा आदमी जो आ रहा है रोड पर, अगर उसकी गलती है तो हमें खुद भी गलती नहीं करनी है और दूसरे की गलती से भी बचना है, और उसके लिए जो सेफ्टी हो सकती है वो ज़रूर करनी और चाहिए। ये तो हमने बात की ना जैसे हेलमेट्स की, वन व्हीलर्स भी हैं, फिर उनका क्या किया जाए? जी बिल्कुल है, नौजवान हमारे आजकल जो हैं वो बहुत ये लेकिन इसमें भी ज़रूरी यही है कि उन्हें एजुकेट किया जाए। यंग एज कॉलेज में अगर हम प्रोग्राम्स करते हैं उनके यहाँ, और उनको अगर अवेयर किया जाए कि उसके बाद का जो आउटकम है कि पैराप्लेजिक हो जाते हैं, बड़ी उनकी पैथेटिक कंडीशन होती है अगर आप देखें आकर के हॉस्पिटल्स में, बल्कि हम हॉस्पिटल्स भी फिर उनको बहुत लॉन्ग टाइम नहीं रख सकते हैं, वो फिर घर चले जाते हैं, वहाँ सारी उम्र जो है वो फैमिली के लिए बोझ रहते हैं, तो वो बड़ा डिफिकल्ट है। सर एक तो आपने बताया हेलमेट जो है दिमागी चोट को प्रोटेक्ट कर सकता है, मजीद कौन से रीजन्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं अगर सिर्फ हेलमेट पहन लिया जाए? सर मेनली तो हेड इंजरीज से बचता है, सर्वाइकल रीजन भी हमारा बड़ा अहम है, जिसको हम हराम मगज़ की इंजरी कहते हैं। हराम मगज़ की इंजरी, जो अपर हराम मगज़ की इंजरीज हैं, जिसमें हमारे चारों एजा जो हैं क्वाड्रिप्लेजिक होने का खतरा होता है, उसमें भी बड़ी सेफ्टी हो जाती है अगर लॉन्ग और फुल हेलमेट पहनते हैं। बहुत से लोग सिर्फ हेड का छोटा हेलमेट पहनते हैं, असल हेलमेट फुल पहनना चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये कैंपेन्स और मूवमेंट्स काफ़ी हैं या डंडे के जोर पे ये? बिल्कुल नाकाफ़ी हैं, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मीडिया का बड़ा रोल है, मीडिया भी इसमें रोल प्ले करे, NGOs का बड़ा रोल है, वो जाके घर अपना कॉलेजेस और इदारों में इसको ज़रूर अवेयर करें, नौजवानों को ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसमें देखा ये गया है कि नौजवान ही जो हैं वो लापरवाह होते हैं और छोड़ देते हैं इन चीज़ों। क्या करे सर हुकूमत ने कह दी जी जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप मालिकान ने अपना हेलमेट रख लिया, जो आता है उसके सर पे हेलमेट डाल के पेट्रोल डालते हैं, वो वापस ले लेते हैं उससे हेलमेट। लोगों के पास हर चीज़ पे एक सोल्यूशन मौजूद है। सब लोगों का रोल है इसमें, हमारे माशरे के तमाम तबकात का रोल है, गवर्नमेंट का अपना रोल है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम आपकी तरफ से कोई सजेशंस दी गई है गवर्नमेंट को कि जी 35,000 पेशेंट्स आ रहे हैं, 60% हेड इंजरीज के साथ आ रहे हैं, कुछ सजेशन? सर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें सबको रोल प्ले करना होगा। गवर्नमेंट ने भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस है, दूसरी जो हमारी पुलिस है, उनका अपना रोल है, वो भी होना चाहिए। साथ साथ अवेयरनेस का प्रोग्राम, हम जो माशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, मुख्तलिफ NGOs हैं, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन सब का रोल बनता है, और अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ज़रूर उसमें चेंजेस भी आएंगी, रिजल्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह। अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। सर अगर कोई मैसेज आप देना चाहें इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोग्राम हम ख़वातीन हज़रात आपके लिए कर रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन हेलमेट पहनना तो खैर तसव्वुर ही नहीं है ना, क्योंकि वो पिछली सवारी होती है, उसकी गोद में बच्चा भी होता है, तो हेलमेट पहनने का एक तसव्वुर ही नहीं है, उनको भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। नौजवानों के लिए तो ख़ास तौर पर है कि वो खुद इसका एहतियात करें, क्योंकि उनकी फैमिली की बड़ी ज़िम्मेदारी है उन पर, और ना कि वो फैमिली के लिए बोझ बन जाएं, उनका बोझ उठाने के बजाय। और मेरी ख़वातीन से भी गुजारिश है, घर में बैठी हैं, उन्हें चाहिए कि घर से जो है ये कोशिश करें और अपने जो भी मर्द हज़रात निकलते हैं उन्हें पाबंद करें कि वो हेलमेट पहने। मेरा ख्याल है कि इससे रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करने के लिए। ये सेगमेंट हमने आपके लिए किया है, और जितनी ख़वातीन इस वक्त मुझे देख रही हैं, मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, मेरी माएँ मुझे देख रही हैं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आपका बेटा, भाई, शौहर जब बाहर जाए काम पे और वो भूल जाए या फिर वो अपनी शौकी में नहीं पहन के जा रहा, आप ये श्योरिटी लें कि आप ये मेक श्योर करें कि वो हेलमेट पहन के बाहर जाए, क्योंकि वो आपका प्यार है, उसकी जान आपको अजीज़ है, तो उसको आपने ऐसे बाहर नहीं जाने देना। उसको हेलमेट खुद दें, बल्कि खुद पहना के उसे बाइक पे बिठाएं और फिर घर से वो बाहर लोग जो कि पिछली सवारी बैठते हैं बाइक्स पे, वो हेलमेट से मुस्तस्ना नहीं है। सारी दुनिया में हेलमेट दोनों सवारियों के लिए होता है। तो वो ख़वातीन जो पिछली सीट पे बैठती हैं, अब अपने शौहरों से आपने ज़िद करके हेलमेट लेने हैं, और मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं कि ख़वातीन ने शौहरों से बात कैसे मनवानी है, वो तो वैसे ही सिर्फ एक घुरी डालने की देर है, और शौहर जो है वो खुद ही जो है वो कर लेगा काम जो उससे करना है, जो उसको करना ज़रूरी है। अगर उसने ना की, उसकी बका का मसला है। और अब यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेना ज़रूरी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, मैं हूं आपके साथ इर्जा खान और मेरे साथ हैं शफात अली। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन क्यों करवा रही हूँ, अपना नाम क्यों बता रही हूँ। तो इसकी एक वजह है, वो वजह ये है कि जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्या पूछते हैं आप? जी आपका नाम क्या है? जी हाँ, क्योंकि ये नाम आपकी शख्सियत की शनाख्त बनता है, वरना फिर यही होगा कि जी वो लंबे बालों वाला, वो गंजा, वो फलाना ढिमकाना, इस तरह करके आपको पुकारा जाएगा, तो ये काम गलत है। लेकिन वालिदैन जो है वो अपने बच्चे के साथ लाड प्यार में एक कदम आगे चले जाते हैं और अपने बच्चों के बाज़ औक़ात ऐसे नाम रख देते हैं, ऐसे निक नेम्स रख देते हैं जो बाद में ख़ानदान में मशहूर हो जाते हैं। और फिर जब ख़ानदान में मशहूर हो जाते हैं तो वो बच्चे बड़े होके एक अपने जो निक नेम है ना उसको लेके बड़ा वो डर जाते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते। बच्चों के एतमाद को बड़ी ठेस पहुंचती है और पहुंच सकती है। तो आज ज़रा इस हवाले से बात करें। बिल्कुल, इस हवाले से ही बात करेंगे। जी जनाब, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो लोग जो बचपन में जो है ना ये बच्चों के रिसाले पढ़ते रहे हैं, आंख मचोली पढ़ते रहे हैं और पीटीवी पे बच्चों के प्रोग्राम्स देखते रहे हैं, वो इस नाम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलीम मुगल, बहुत लिखते रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर और बड़े अरसा दराज से बात करते रहे। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पेरेंटिंग में ये निक नेम का रवाज बड़ा कदीम है, होता है, लेकिन बच्चों के ऐसे निक नेम, मिसाल के तौर पर हमारी एक जानने वाली है, उन्होंने अपनी बेटी का नाम पूपू रखा हुआ है। वो छोटी 1 साल की बच्ची है लेकिन वो पूपू है। अब वो जब बड़ी होगी तो उनसे यही सवाल है कि इसको आप असली नाम से क्यों नहीं पढ़ाती, लेकिन वो कहती है बस मुझे ये नाम अच्छा लगता है। क्या फर्क पड़ता है इस नाम का? अगर मैं पहले ही बात तो ये ध्यान में रखें कि ये बच्चों के निक नेम रखने का रवाज दुनिया भर में है, बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ है। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि इसके 2 तरीके हैं। एक तो उसकी उम्र की मुनासबत से बाज़ नाम अच्छे लगते हैं, पप्पू, गुड्डू, बबली वगैरह वगैरह चलते हैं, और लेकिन उसमें अब कुछ नाम लोग ऐसे रख देते हैं इससे हटकर, जैसे आपने बताया पप्पू। तो ये नाम तो बच्चा है, चल रहा है, लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये पूपू साहब ज़रा यंग होंगे, बड़े होंगे, और अगर उस वक्त तक भी इनको पूपू पुकारा जाएगा तो उनके लिए तकलीफ दे भी हो जाएगा और ये उनकी शख्सियत के किसी हिस्से को डैमेज भी करेगा। बिल्कुल करेगा। तो इसलिए अव्वल तो ऐसे नाम रखने नहीं चाहिए, और अगर बचपन में रख भी दिए हैं तो ख़ास तौर पे बच्चा जब थोड़ा सा समझदार होने लगे, स्कूल जाने लगे, तो आप उसके असली नाम की तरफ आ जाए। और एक तो ये ना कि निक नेम रख दिया, एक ये कि असल नाम को बिगाड़ दिया जाता है। जैसे किसी का नाम अशरफ है तो वो अच्छू हो जाएगा, अवेद है तो वो जेदा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये आपने एक दिलचस्प बात देखी होगी। मैंने कहा ना कि एक तो पूरा नाम अलग रख देना, बबली, गुड्डू, पप्पू, कुछ भी, लेकिन एक है नाम को बिगाड़ना। अच्छा, ये अजीब, आप इस पे गौर करें कि हमारे यहाँ नाम जब भी बिगाड़े जाते हैं तो नाम के आखिर में वावेल लगा दिए जाते हैं, या अलिफ या ये या वाव, पुकारने में आसान हो जाता है ना। मतलब सलीम है तो सलीम नाम मैंने ऐसे बिगड़ा हुआ कम देखा है, लेकिन अशरफ है। अच्छा, अपने नाम पे आपने चले कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी मिसाल बात, मैं शफात था सारे स्कूल में, लेकिन अपने दोस्तों में मैं शफाता उसके आखिर में वाव आ गया ना, वो जरूर आता है। लगाते हैं हम उसके आखिर में। तो ये नाम बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। अच्छा, इससे एक तीसरी स्टेज भी है और वो कहलाता है गैंग एटीट्यूड। गैंग एटीट्यूड ये होता है कि बच्चे जो स्कूल में जाने लगते हैं, उनकी दोस्त बन जाते हैं, तो कुछ दोस्त मिलकर किसी एक दोस्त को टारगेट करते हैं और उसका नाम बिगाड़ते हैं। वो बड़ी खौफनाक बात होती है, क्योंकि उस नाम में तज़हीक का कोई पहलू होता है। मुझे आज तक याद है कि मेरा क्लास फेलो एक स्कूल में हुआ करता था, और वो अब तो मेरे ख्याल दादा भी बन गया, लेकिन उसका नाम नसीम मक्खी है। मक्खी जो फ्लाई उड़ने वाली। तो अब उसका स्कूल में लड़के उसके पीछे पड़ गए। एक लड़के को चरसी कहते थे, वो थोड़ा सा ऐसे सुस्त था, चरसी पड़ गया। आज तक वो चरसी है, वो कितने बच्चों का अब्बा है, वो चरसी कहलाता है। तो ये खास तौर पे ये शख्सियत मुतासिर करती है। शख्सियत अगर ये नाम वालिदैन की तरफ से आए तो ये शख्सियत मुतासिर करती है। जरा इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, उनकी शख्सियत जो है वो मुतासर होती है, और ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है बाज़ दफ़ा कि फिर लोग आगे जाकर अपने नामों को, पेरेंट्स ने कुछ रखा होता है वो थोड़ा तब्दील करते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ AK ब्रोही, कितना बड़ा नाम है हमारे यहाँ लॉ के और लेजिस्लेशन के हवाले से, लेकिन AK ब्रोही का नाम बुरा नहीं था, खुदा ना खास्ता, उनका नाम अच्छा था। उनका नाम था अल्लाह बख्श खान ब्रोही, लेकिन वो जो ट्रेंड्स हैं उससे हटा हुआ था। या एक मॉडर्न क्लास में पता नहीं वो उस तरह से नहीं, तो उन्होंने अपना नाम रखा AK ब्रोही। AD नसीम जिम्मेदार कॉलेज साहिवाल के प्रिंसिपल थे, बहुत अच्छे शायर थे। अब जब बाद में उनको पढ़ा तो पता चला उनका पूरा नाम था अल्लाह दत्ता नसीम।
पेरेंट्स ने रख दिया। तो ये भी बड़ा मसला होता है कि जब बचपन में नाम बगैर सोचे समझे इस तरह रख दिए जाते हैं कि आने वाले ज़मानों में बच्चा पढ़ जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे एडजस्ट करेगा, तो नाम ऐसे रखे जाएं कि सबके लिए काबिल कबूल हो। मैं माजरत चाहूंगा यहाँ पे वो बच्चे जब वो शऊर की मंजिल पहुंचते हैं, और आजकल तो यूट्यूब और फेसबुक की वजह से बड़ी जल्दी उनमें शऊर आ जाता है, बड़ी जल्दी वो रियलाइज़ कर लेते हैं। 12-13 साल की उम्र में जब वो अपने वालिदा से, अपने वालिद से कहते हैं कि जी मुझे इस नाम से ना बुलाया करें, ये बड़ा नामुमकिन है, उनको बड़े रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। और वालिदैन बड़ी गुस्ताखी तसव्वुर करते हैं कि बच्चा हमने इतनी जुर्रत की है कि वो हमसे आंख मिला के कह रहे हैं कि मुझे इस नाम से ना पुकारा करें। क्या ये रवैया दुरुस्त है या वालिदैन का समझना दुरुस्त है? इसमें बच्चे गलती में, वालिदैन असल में ये जब आप पुकारते रहते हैं तो ये आदत का हिस्सा बन जाती हैं चीज़ें, फिर रोकने से रुकती नहीं है। मेरे छोटे भाई जो है उसका नाम अब्दुल रहीम है, उसकी उम्र 50 साल है, उसका बेटा भी जवान है, मगर आज तक उसको पप्पू बुलाया जाता है। उसका असल नाम बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। मेरी भतीजी है, उसका नाम आलिया है, उसको आज तक बिल्ली कहते हैं। तो और एक और चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिन्हें अपने नाम का मतलब ही नहीं पता होता, तो क्या ये सही है कि बच्चे का नाम मतलब जाने बगैर ही रख दिया जाए? देखें, आप जो फैमिलीज खुद पढ़ी लिखी नहीं है, इदराक नहीं रखती हैं, वो तो रिवायत दर रिवायत नाम जो आते हैं उन तक वो रख देती हैं। लेकिन पढ़ी लिखी फैमिलीज का फ़र्ज़ है कि वो नामों पे गौर करें, उनके मानों पे गौर करें, और वरना उसमें बड़े मसाइल होते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ नामों में गड़बड़े कैसे हो जाती हैं। अब एक नाम है ऐमन, हमारे यहाँ लड़कियों का नाम रखा जाता है, यह हज़रत उसामा के भाई का नाम था और अरब में मर्दाना नाम, ठीक है ना। अच्छा, अब वो हमारे यहाँ किसी ने उम्मे ऐमन सुना, उम्मे ऐमन चूंकि खातून थी, उसने उस पर गौर नहीं किया कि उन्होंने भी उठाकर अपनी बेटी का नाम ऐमन पाकिस्तान में चल पड़ा। और इससे शख्सियत मुतासिर होती है? बिल्कुल होती है। मर्दाना नाम अगर किसी फीमेल का रख दिया जाए तो? मैं आपको बताता हूँ, सैयद घरानों में छोटी सी उम्र में बच्चों को सैयद, शाह, साहब, वो एक चूंकि शाह हैं, सैयद हैं, एक निस्बत नबी करीम से है, तो उनको ताज़ीम के साथ बुलाया जाता है। तो हम देखते हैं कि बड़े होकर भी उनकी ज़िंदगी में, मैं हर सैयद की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 नंबर सैयद भी बहुत हैं तो, लेकिन जो जेन्युइनली उससे बिलोंग करते हैं उन फैमिली से, तो वो उनके अंदर एक रख रखाव नज़र आता है, एक तहजीब नज़र आती है, एक अपने नाम का भरम रखने की जो एक एफर्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अनइंटेंशनल एफर्ट जो होती है वो उसमें नजर आती है। सबकॉन्शियस में, लाशऊर में बात चली जाती है, इस नाम का भरम रखना है। तो अच्छे नामों से बुलाना चाहिए मेरे ख्याल में, फिर यही वालिदैन से इल्तिमास है। हमें कुरान कहता है और लोगों को बुरे नामों से ना पुकारो। कितनी अहादीस हैं कि लोगों को अच्छे नामों से पुकारो। और अरबों का तो आपको मामला पता है, हमारी तहजीब का तो हम आगाज वहीं से करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से। तो अरबों का तो आपको पता है कि वो एक तो वो लिंग्विस्टिक्स के मास्टर कहते थे अपने आप को, हमें अजमी गूंगा कहते थे। बुनियादी रख रखाव बड़ा जरूरी है, और बच्चों में बड़ी छोटी उम्र से इसका इदराक होना, ताकि वो बड़ी उम्र में मुहज़्ज़ब शहरी बन सके, मुहज़्ज़ब फर्द बन सके आपके खानदान के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। और अभी ज़रा आपको हम अपडेट करेंगे कि ऐवान सदर इस्लामाबाद में चीन के वज़ीर दिफ़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, और ऐवान सदर में सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वी फिंग को निशान इम्तियाज़ अता किया। जी हाँ, चीनी वज़ीर दिफ़ा जनरल वी फिंग को ऐवान सदर में निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने चीनी वज़ीर दिफ़ा जनरल वी फिंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। एक और ताज़ा खबर शामिल करते चलें, हुकूमत का रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत में नुमाया कमी का फैसला। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक वजारत सेहत ने इंजेक्शन सस्ता करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। ड्रैप की रेमडेसिविर की कीमत में 38% कमी की सिफारिश। ड्रैप ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत में 3,564 रुपए कमी की सिफारिश कर दी, जिसके बाद 100 ml इंजेक्शन की कीमत 5,680 मुकर्रर की जाए। ये ड्रैप की समरी है। ड्रैप की समरी के मुताबिक 16 जून को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 10,873 रुपए मुकर्रर की गई थी। 17 अगस्त को इंजेक्शन की कीमत 9,244 रुपए कर दी गई, और अब उसमें मजीद कीमत में कमी करके उसको 5,680 रुपए कर दिया गया है। और बड़ी अच्छी खबर थी ये, लेकिन इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम का अख्ताम हम इस नोट पर करेंगे कि कोरोना भाई अभी जारी है, इसकी लहर जो है सेकंड वेव शदीद हो चुकी है। आपने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना है, और कल दोबारा मिलेंगे
और मजीद गुफ्तगू भी होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।